in the previous class you have learned that there are very few non-metals as compared to metals. तो कह रहा है आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा बेटा, कई छोटी क्लास में 7th क्लास में 8th क्लास में पढ़ा होगा कि जो नंबर ऑफ जो नॉन मेटल्स होते हैं बेटा वो फ्यू हैं एज कंपेयर टू मेटल. उसमें से कुछ नॉन मेटल के एग्जाम्पल बेटा आपको यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके जो आपको नॉन मेटल्स के देखने को मिल जाएंगे, जो कि मेटल्स के कंपैरेटिवली थोड़े कम होते हैं नंबर्स में. द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमाइन विच इज अ लिक्विड. कह रहे हैं वैसे जो नॉन मेटल होते हैं ना वो या तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं या गैसेस फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमाइन. ब्रोमाइन जो है बेटा वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं. तो अब यहां पे आपका एक एक्सेप्शन आ गया कि अगर हम बात करें इनके नेचर की कि इनका कैसा नेचर होता है, क्या ये हार्ड होते हैं या नहीं, तो उसके अंदर आपके पास आ जाएगा बेटा कि वैसे तो नॉन मेटल सारे सॉलिड या फिर गैसियस फॉर्म में होते हैं, बट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में होता है और वो है ब्रोमाइन. अब ये एक्सेप्शन आपको बेटा याद रखना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं. तो एमसीक्यू में आपके जो बेसिकली ये एक्सेप्शन वाले बेस क्वेश्चन होते हैं ना वो आपको जरूर पेपर में देखने को मिल सकते हैं. तो अब आपको आगे देखो क्या कह रहे हैं, डू नॉन मेटल्स आल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल. क्या नॉन मेटल की भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज वैसी होती हैं जैसे मेटल्स की होती हैं? तो उसका हम पता लगाते हैं. तो उसके लिए हमें आपको एक एक्टिविटी 3.7 करने के लिए बोल रहे हैं, जिसके अंदर आपको क्या कहना है, आपको यहाँ पे सैंपल के लिए कोल लेना है जिसमें आपको कार्बन लेना है, जिसके अंदर आपको कोल फॉर्म लेनी है इसकी और ग्रेफाइट फॉर्म लेनी है. देखो कार्बन की मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं जिसमें से एक होती है कोल और एक होती है ग्रेफाइट. तो आपको यहाँ पे कोल लेना है, ग्रेफाइट लेना है, सल्फर लेना है, आयोडीन लेना है, और आपको इन सभी को जो है ना बेटा सारी की सारी एक्टिविटीज बेटा यहाँ पे परफॉर्म करनी है जो अभी तक हमने पीछे पढ़ी हैं 3.1 से लेकर 3.4 तक एंड 3.6 तक. और फिर आपको रिकॉर्ड करनी है कि नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टीज बनती हैं. कहाँ इसको भरना है बेटा, आपको ये टेबल 3.1 में भरना है. तो एक एक करके बेटा हम फिर यहाँ पे करते हैं, एक एक करके देखते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमारे पास आता है. देखो एक तो आपको यहाँ पे कार्बन लेना है, एक आपको यहाँ पे सल्फर लेना है और एक आपको यहाँ पे आयोडीन लेना है. ये तीनों की तीनों क्या है बेटा, ये तीनों की तीनों नॉन मेटल हैं. और फिर कह रहे हैं एक एक करके सारी की सारी एक्टिविटीज जो आपने 3.1 से 3.4 में करी है और 3.6 में करी है उन सबको यहाँ पे इन तीनों एलिमेंट्स के साथ रिपीट करो. तो देखते हैं एक एक करके बेटा क्या होता है. जैसे पहले कार्बन की बात कर लेते हैं. कार्बन की अगर हम सिंबल की बात करें बेटा तो कार्बन का सिंबल होता है सी. अब यहां पे टाइप ऑफ सरफेस की बात करें तो ये कैसा होता है बेटा, ये लस्ट्रस होता है या नॉन लस्ट्रस होता है? तो जो कार्बन होता है बेटा ये नॉन लस्ट्रस होता है. ये आप सब बेटा अपने पास भी यहां पे इसको कंप्लीट कर सकते हो अपनी बुक के अंदर भी, नॉन लस्टर. फिर बात करते हैं बेटा इसकी हार्डनेस की कि ये हार्ड होता है बेटा या सॉफ्ट होता है. तो कार्बन जो है बेटा हार्ड होता है, कार्बन जो है हार्ड होता है. अब ये इसकी एक एक्सेप्शन है. जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं बेटा हमने ऊपर देखा कि वो या तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं या तो गैसियस फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो सॉलिड फॉर्म भी होती है ना वो भी उतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती है, वो भी उतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती है एज कंपेयर टू मेटल. एज कंपेयर टू मेटल उतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती है, बट कार्बन स्टिल एज कंपेयर टू सल्फर और आयोडीन जो है थोड़ा सा हार्ड रहता है. फिर अगर हम बात करते हैं बेटा मेलेबिलिटी की तो यहाँ पे इसमें कोई भी मेलेबिलिटी नहीं होती है. मेलेबिलिटी का मतलब क्या था कि अगर आप इसको स्ट्राइक करोगे हैमर से तो ये जो कार्बन है ये थिन शीट में बदल जाएगा. तो नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. फिर अगर हम बात करें डक्टिलिटी की यानी कि ये वायर में कन्वर्ट होगा, तो नहीं बेटा ये वायर में भी कन्वर्ट नहीं होगा. फिर अगर हम बात करें बेटा कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? तो देखो यहाँ पे दो नाम दे रखे हैं बेटा, कोल एंड ग्रेफाइट, ये कार्बन के अंदर. तो इसके अंदर बेटा जो कोल है ना वो तो नहीं करेगा, जबकि जो ग्रेफाइट है वो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा. तो इसका मतलब यहां पे एक एक्सेप्शन आ गया बेटा, यहां पे एक एक्सेप्शन आ गया कि वैसे जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है. और अगर हम बात करें सोनोरिटी की तो यहां पे भी अगर आप इसको स्ट्राइक करोगे बेटा तो इसमें से कोई भी आवाज नहीं आने वाली. तो ये कार्बन का आपका हो गया. अगर आप इसको कंपेयर करो बेटा मेटल की प्रॉपर्टी से तो ये मेटल के एग्जैक्ट ऑपोजिट है, ये मेटल की प्रॉपर्टी से बेटा एग्जैक्ट ऑपोजिट चल रहा है. फिर बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर का सिंबल होता है बेटा एस. अगर हम बात करें इसके सरफेस की कि ये स्नोरस ये सॉरी लस्टर होता है, शाइनी होता है या नहीं होता है, तो अगेन बेटा ये भी नॉन लस्टर होता है, नॉन लस्टर. हार्डनेस की बात करें बेटा तो ये सॉफ्ट होता है.
मेलेबिलिटी की बात करें तो इसमें मेलेबिलिटी की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। डक्टिलिटी की बात करें तो वो भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। और अगर हम बात करें कि क्या ये हीट वगैरह कंडक्ट करेगा, तो नो बेटा, ये कोई हीट वगैरह भी कंडक्ट नहीं करेगा। और क्या ये स्नोरिटी है, स्नोरिटी प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है, तो ये भी प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करती। तो आप देख सकते हो बेटा, टोटली ये डिफरेंट है, ये मेटल से टोटली डिफरेंट है। फिर बात करते हैं आयोडीन की, तो आयोडीन का सिंबल होता है आई। अगर हम इसकी सरफेस की बात करें बेटा, तो ये एक्सेप्शन है, ये शाइनी होता है, ये एक्सेप्शन है। मतलब कि वैसे जो नॉन मेटल होते हैं वो शाइनी नहीं होते हैं, बट आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है बेटा जो शाइनी होता है, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया बेटा। अगर हम बात करें इसकी हार्डनेस की, तो ये हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है। मेलेबिलिटी की बात करें तो ये मेलेबल भी नहीं होता है। डक्टिलिटी की बात करें तो डक्टाइल भी नहीं होता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये कंडक्ट भी नहीं करता है। और स्नोरिटी की बात करें तो ये स्नोरस भी नहीं है। इस तरीके से अगर आप कंक्लूजन निकालें, तो अगर हम एक्सेप्शंस को छोड़ दें, तो आपके पास बेटा यहां पे सारे के सारे जो रिजल्ट आएंगे वो ऑपोजिट आएंगे नॉन मेटल के। आगे बोल रहे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1 डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन द क्लास। तो कह रहे ऊपर जब आपने टेबल 3.1 भर दिया बेटा और उसको ऑब्जर्वेशन कर ली उसकी, तो उसके बाद अब आपको क्लास में जो है मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेनी है। तो हम ऑलरेडी बेटा पढ़ चुके हैं, दोनों का आपको उल्टा ही करना है बेटा। जैसे कि मेटल का आपकी जो भी प्रॉपर्टीज है उसका अगर उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, तो वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज ही है। और हमने मेटल की प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में बेटा पढ़ ली थी, तो अब आपको जस्ट उसको रिवर्स कर देना है, तो वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। फिर कह रहे हैं यू मस्ट हैव कंक्लूडेड दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी अलोन एज देयर आर मेनी एक्सेप्शन। तो कह रहे हैं कि आप ये चीज भी, मतलब इस चीज को भी कंक्लूजन निकालोगे कि हम एलिमेंट्स को ना प्रॉपर्ली इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे अकेले बस ये नहीं बता सकते कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। मतलब कि आपको ये बोलना चाह रहा है कि जस्ट मैं बस इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखूं और उसके बेसिस पे ये कंक्लूड कर दूं कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है, तो कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहां पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि मेटल जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, जबकि नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो फिर ग्रेफाइट तो नॉन मेटल है, जबकि वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो उसको मेटल होना चाहिए था, बट वो नहीं है क्योंकि वो एक्सेप्शन है। तो इसका मतलब यहां पे आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी पे अगर जजमेंट करनी है कि क्या चीज मेटल है और क्या चीज नॉन मेटल है, तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम जजमेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहां पे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। अब वो एक्सेप्शंस हम यहां पे देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कह रहे हैं ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज सॉलिड एज एट रूम टेम्परेचर। कह रहे हैं कि अगर हम सभी मेटल्स की बात करें एक्सेप्ट मर्करी, यानी कि मर्करी को छोड़ दें, और बाकी सभी मेटल्स की बात करें तो सारे के सारे मेटल्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, यानी कि एक रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। मर्करी नहीं मिलेगा। मर्करी को अगर आप अपनी रूम टेम्परेचर पे देखोगे तो वो आपका लिक्विड फॉर्म में होगा। अब ये मर्करी जनरली आपको कहां मिलता है देखने के लिए? तो जो हमारे घरों में बेटा थर्मामीटर होता है ना, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, तो उसके अंदर मर्करी होती है। तो आप देखोगे कि वो लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। तो मर्करी जो होता है बेटा वो आपका किस फॉर्म में रहता है? रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, जबकि सारे मेटल्स जो हैं, बाकी सारे मेटल्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। आगे देखो क्या कह रहे हैं, इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग but gallium and caesium have very low melting point. These two metals will melt if you keep them on your palm. तो कह रहे कि अगर हम एक्टिविटी 3.5 को देखें बेटा, रिकॉल करें, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जितने भी मेटल्स होते हैं ना बेटा, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि अगर आप उनको पिघलाने की कोशिश करोगे तो वो इजीली पिघलने वाले नहीं है। बट गैलियम और केजियम जो है ना बेटा, दो ऐसे मेटल हैं जो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट के साथ होते हैं, यानी कि अगर आप उसको अपने हाथों में भी रखोगे ना, वो आपके हाथों की जो आपकी जो बॉडी की हीट है बेटा, जो आपकी बॉडी की गर्मी है, वो उससे मेल्ट हो जाएंगे। इतना कम उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगेन यहाँ पे आपकी दो एक्सेप्शंस अभी तक बन चुकी हैं। अगर हम बात करें बेटा आपके मर्करी की, तो जो मर्करी होता है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि गैलियम और केसियम जो होता है बेटा उनका वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि अगर आप उनको अपने हाथों में रखोगे तो वो आपके हाथों में जो है बेटा मेल्ट हो जाएंगे। फिर सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें बेटा, तो सेकेंड पॉइंट में आयोडीन का बता रहे हैं, कह रहे आयोडीन जो है वो नॉन मेटल होता है और वो लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस होता है यानी कि शाइनी होता है, जबकि हमने तो बेटा देखा था कि नॉन मेटल जो है वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, बट ये तो लस्ट्रस है। तो ये एक एक्सेप्शन आ गया हमारे पास कि आयोडीन जो है वो नॉन मेटल होने के बावजूद भी एक लस्ट्रस है। इसी के साथ अगर हम आगे देखें, कह रहे कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। कह रहे कार्बन जो है ना ये नॉन मेटल होता है और ये इसकी बड़ी सारी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं।
ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। अब यहां पे हर एक कार्बन की फॉर्म को ना हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। ये टर्म बेटा आपको याद रखनी है। क्या है इसका मतलब? कह रहे कार्बन की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं, अगर हमें उनको नाम देना है तो हर एक फॉर्म को हम एलोट्रॉप बोलते हैं। जैसे कि डायमंड हो गया बेटा, डायमंड आपका जो है यहाँ पे कार्बन का एलोट्रॉप है। इसी तरीके से ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट भी बेटा आपका कार्बन का ही एलोट्रॉप है। अब क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें, एक्सेप्शंस क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो कह रहे डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप है, is the hardest natural substance known and has a very high melting and boiling point। अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। वैसे हमने देखा था कि जो नॉन मेटल होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं बेटा, वो आपके लो मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, यानी कि इजिली जो है वो पिघल जाते हैं। बट डायमंड जो है वो तो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, डायमंड तो नहीं पिघलता। इसी तरीके से अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल बेटा सॉफ्ट होते हैं, जबकि ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, मतलब सबसे ज्यादा तो नहीं, मतलब हार्डेस्ट है हमारे नेचुरल सब्सटेंस की बात करें तो उसमें सबसे हार्डेस्ट है डायमंड, जबकि है तो ये नॉन मेटल। तो ये एक्सेप्शंस आ गए। इसी तरीके से अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ये भी अनदर एलोट्रॉप है कार्बन का, और ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, जबकि बाकी नॉन मेटल तो नहीं करते, बट ये कर देता है। तो अगेन बेटा ये भी एक्सेप्शन आ गया हमारे पास। अगला क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं बेटा, जो बेसिक इन नेचर होते हैं। एल्कली क्या होता है ना बेटा, बेसिक, जो ऐसे एलिमेंट जो इजिली पानी में मतलब ऐसे एलिमेंट जो इजिली पानी में डिसॉल्व हो जाए, मतलब ऐसा बेस जो इजिली पानी में डिसॉल्व हो जाए, उसको एल्कली बोलते हैं। तो ये एल्कली मेटल होते हैं, जिसके अंदर आपके एग्जांपल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यहां से भी बेटा पेपर में आ सकता है कि आपको क्या करेंगे, आपको ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे बताओ उसमें से एल्कली मेटल कौन से हैं। तो याद रखते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको बताना चाह रहे हैं कि जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हो गए, ये इतने ज्यादा बेटा सॉफ्ट होते हैं कि अगर हम चाहें तो इनको नाइफ से भी क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। और दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है बेटा, बहुत ही ज्यादा लो होता है। सो इन सभी एक्सेप्शंस को आपको बेटा अच्छे से यहां पे याद रखना है। बट एक चीज और बेटा, एक चीज और, जब हमने एक्सेप्शंस पढ़ा तो इससे हमें एक चीज और कंक्लूजन निकल रहा है बेटा, और वो ये निकल रहा है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें बेटा, तो फिजिकल प्रॉपर्टी पे हम यहां पे जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। तो इसलिए हमें यहां पे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी क्या करना पड़ेगा बेटा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमारा अगला टॉपिक होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या बोल रहे हैं यहां पे, कह रहे हैं यहां पे एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। अब हमें यहां पे देखना है बेटा कि एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे ये मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं, अगर हमें इनकी और अच्छे से क्लासिफिकेशन जाननी है कि कौन एक्चुअल में मेटल है और कौन नॉन मेटल है, तो अब हमें देखना पड़ेगा इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी तो हमने देख ली, बट फिजिकल प्रॉपर्टी से हमें अच्छी से क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाई कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। तो अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी से बेटा समझने की कोशिश करेंगे कि कौन मेटल होगा और कौन नॉन मेटल होगा। तो इसके लिए यहां पे एक एक्टिविटी करवा रहे हैं 3.8। वो एक्टिविटी बेटा इस पे बेस्ड एक कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आ चुके हैं। वो क्या है कॉन्सेप्ट, वो जल्दी से बेटा मैं आपको यहां पे रिकॉल कर देता हूं। देखो हमने बेटा चैप्टर नंबर 2 में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी हम किसी मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराते थे तो वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता था। इसी तरीके से अगर हम किसी नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराते थे तो वो क्या करता था बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करता था। तो अब इसमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है बेटा, और एक हमने ये भी चीज पढ़ी थी कि अगर हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। तो अब आप एक एक करके कंपेयर करो तो आपको बेटा यहां पे क्या चीज मिलेगी। देखो जब भी एसिड और बेस आपस में मिल रहे हैं तो यहां पे सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं, तो यहां पे एसिड और मेटल ऑक्साइड मिल रहे हैं तो भी सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो मेटल ऑक्साइड है ये क्या है बेटा, ये बेसिक इन नेचर है। किस नेचर का है, बेस नेचर का। सेम चीज अगर आप सेकेंड पॉइंट में देखो तो ये बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं, तो इसका मतलब नॉन मेटल जो ऑक्साइड जो है ना वो किस नेचर का है, एसिड नेचर का, तभी तो वो बेस के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। तो ये चीज आपने सेकेंड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ ली थी कि जो मेटल होते हैं बेटा वो बेसिक इन नेचर होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो बस इसी पे बेस्ड हमारे पास एक्टिविटी 3.8 है जो हमें इसी बात को दोबारा से कंक्लूड करेगी। तो पढ़ लेते हैं सारी की सारी बातें और देख लेते हैं। कह रहे टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। आपको एक तो मैग्नीशियम लेना है और एक तो सल्फर पाउडर लेना है। दो अलग अलग सिनेरियो है। मैग्नीशियम रिबन जो मैग्नीशियम जो होता है बेटा वो मेटल होता है और सल्फर जो होता है वो नॉन मेटल लेता है, यानी कि एक एक करके हमें जजमेंट करनी होगी। पहले हम मेटल के हिसाब से करेंगे। देखो क्या लिखा है,
कह रहे बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कलेक्ट द एशेस फॉर्म्ड एंड डिसॉल्व देम इन वाटर। कह रहे कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करो और उससे एशेस कलेक्ट करो। तो देखो जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे ना, और उसको जब बर्न करोगे तो जो एशेस यहां पे कलेक्ट होंगे ना, उसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, ये मेटल ऑक्साइड है एक तरीके से, ये मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है बेटा, मेटल होता है, तो ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है। कह रहे टेस्ट द रिजल्ट सॉल्यूशन विद बोथ रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। फिर ये जो आपका मेटल ऑक्साइड आया था ना, इसको पानी में डिसॉल्व कर दो, और डिसॉल्व करने के बाद आपको एक बारी इसको इसके अंदर रेड लिटमस पेपर डालना है और देखना है क्या होगा, और एक बारी ब्लू लिटमस पेपर डालना है और क्या होगा आपको बताना है। और कह रहे हैं इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक। तो कह रहे हैं ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, क्या ये एसिड है और बेस है। तो अगर आप देखोगे बेटा, जब आप इस जैसे कि मान लो ये सॉल्यूशन है, अब इसके अंदर अगर आपने रेड लिटमस पेपर डाला, तो रेड लिटमस पेपर जो है ना, वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, वो ब्लू में क्या हो जाएगा, टर्न कर जाएगा। जबकि अगर आप ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन ये निकलेगा कि जो मेटल ऑक्साइड है ना, ये बेसिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर। अब इस चीज को बेटा पहले मैं लिखवा देता हूं आपको। ये अभी हमने किसका करा है, ये अभी हमने मेटल ऑक्साइड का करा है। यानी कि जब आप मेटल ऑक्साइड को बर्न करते हो, आई मीन जब आप मैग्नीशियम को बर्न करते हो, तो उससे हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कुछ और नहीं है बेटा, एक मेटल ऑक्साइड ही है। और फिर अगर आप उसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर दोगे और फिर रेड लिटमस पेपर से चेक करोगे, तो वो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप ब्लू लिटमस पेपर से चेक करोगे तो ब्लू वाला ब्लू ही रहेगा। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा कि ये क्या है बेटा, एक बेसिक नेचर का सब्सटेंस है। अब पहले ये वाली बातें लिख लेते हैं। सो ये बेटा आप नोट कर लो यहां पे, टेक अ मैग्नीशियम रिबन, रब इट एंड बर्न इट। आपको यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन लेना है बेटा, इसको आपको रब करना है सैंड पेपर से, फिर आप उसको बर्न करोगे। द व्हाइट एशेज ऑब्टेन इज डिसॉल्व इन वाटर। और फिर जो ये व्हाइट एशेज यहाँ पे मिलेगा बेटा आपको, उसको आपको पानी में डिसॉल्व कर देना है। द रिजल्टेंट सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। और फिर जो रेड लिटमस पेपर होगा बेटा, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। बट डू नॉट शो एनी चेंज ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। लेकिन ब्लू लिटमस पेपर कोई चेंज नहीं होगा। This shows that magnesium on burning forms magnesium oxide। जिससे क्या पता चलता है बेटा कि जब आप मैग्नीशियम को बर्न करोगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, जो कि किस नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर का होता है। नेक्स्ट बेटा, अब यही एक्टिविटी हमें एक नॉन मेटल के साथ परफॉर्म करनी है। देखो क्या लिखा है, कह रहे हैं नाउ बर्न सल्फर पाउडर, प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस। अब आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, सल्फर पाउडर लेना है, उसको बर्न करना है, और क्या करना है उसको, प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर। अब जो भी बर्निंग सल्फर है बेटा, उसके ऊपर आपको एक टेस्ट ट्यूब रख देना है, और उसके अंदर जो भी फ्यूम्स है बेटा, जो भी गैसेज वगैरह निकल रही है, वो आपको कलेक्ट कर लेनी है। Add some water to the above test tube and shake। अब फिर आपको क्या करना है, उसमें बेटा पानी डालना है और उसको शेक कर लेना है। टेस्ट दिस सॉल्यूशन विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। फिर आपको बेटा यही सेम चीज ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर के साथ चेक करनी है। तो जब आप बेटा ब्लू के साथ करोगे तो ब्लू जो है वो चेंज हो जाएगा रेड में, जबकि जो रेड है बेटा वो क्या रहेगा, रेड में ही रहेगा। इससे क्या पता चलता है बेटा कि जो प्रोडक्ट आपका बना था वो क्या होगा, वो एसिडिक इन नेचर होगा या बेसिक होगा। तो आंसर है बेटा वो एसिडिक नेचर का होगा। अब इसके बारे में बेटा हम यहां पे लिख लेते हैं कि क्या बातें यहां पे लिखी जाएंगी इसको लेके। सो बेटा इसमें यहाँ पे आपको नोट करना है, टेक सल्फर पाउडर। आपको सल्फर पाउडर लेना है, उसको बर्न करना है टेस्ट ट्यूब में। फिर उसकी जो भी फ्यूम्स है बेटा वो कलेक्ट कर लेने हैं आपको अनदर टेस्ट ट्यूब में। फिर उसमें आपको वाटर ऐड कर देना है और आपको शेक करना है उसको। देन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो जब आप उसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर आप रेड डालोगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इससे क्या शो होता है, इससे ये शो होता है कि जब आपने सल्फर को हीट करा बेटा, तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, जो कि एसिडिक इन नेचर होती है। आगे बोल रहे बेटा, कैन यू राइट इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शन। आपको कह रहे कि जो दो रिएक्शंस हैं उनकी इक्वेशन क्या आप लिख सकते हो। तो ये मैग्नीशियम विद मैग्नीशियम को जब आप बेटा बर्न करोगे तो उसकी इक्वेशन बनेगी हमारे पास Mg प्लस O2 दैट इज MgO। और जब आप इसको बैलेंस करोगे तो ये 2 MgO आएगा और 2 Mg आएगा यहाँ पे। और सेम विथ सल्फर का अगर आप करोगे तो सल्फर का आएगा बेटा S प्लस O2 दैट इज SO2। और ये बैलेंस जी हमारे पास। सो ये दोनों की आपकी इक्वेशन यहाँ पे आ गई।
अब आगे क्या बोल रहे हैं, कह रहे मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। कह रहे कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं उसमें से मोस्टली सारे नॉन मेटल जो है ना बेटा वो एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जब भी पानी में डिसॉल्व होते हैं। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड, जबकि जितने भी मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दीज मेटल ऑक्साइड इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो कह रहे कि इसके बारे में आप और डिटेल में जो है नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ोगे। तो यहां से हमारा कंक्लूजन हो चुका है जो ऑलरेडी बेटा मैं आपको बता चुका हूं। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यहां पे कह रहे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब जैसे कि उसने ऊपर अभी आपको बोला कि केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जो है बेटा डिटेल में अब आप अगले सेक्शन में पढ़ोगे। तो ये सेक्शन अब हमारा यहां से स्टार्ट हो गया जहां से हमें मेटल्स या नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना होगा। तो अभी हमें यहां पे पढ़ना है मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में। तो क्या लिखा है, वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इन द फॉलोइंग सेक्शन 3.21 टू 3.2.1 टू 3.2.4। तो यहां से यहां तक का जो सेक्शन है हमारा ये पूरा का पूरा बेटा आपकी मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। और यहां पे इसको समझने के लिए आपको यहां पे एज्यूम करके चलना है कि जो भी मेटल आप यहां पे लेने वाले हो ना वो एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम यही सब में से होने वाले हैं। तो ये सैंपल जो है आपको उनके लिए लेना होगा जो सेक्शन अब हम पढ़ने वाले हैं। सो इसमें बेटा सबसे पहला सेक्शन जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर। कह रहा है क्या होगा अगर हम मेटल को बेटा बर्न करेंगे एयर में। तो जब भी मेटल बर्न होगा ना बेटा एयर में तो इसका मतलब है मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। मैंने आपको बेटा इस 10th क्लास जब हमने स्टार्ट करी थी मैंने आपको तब भी समझाया था कि जब भी हम जलाते हैं ना बेटा किसी चीज को, किसी मेटल को, नॉन मेटल को, तो उस केस में वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। क्यों बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है? क्योंकि जब भी हम कोई चीज बर्न करते हैं तो वो तभी पॉसिबल होता है बेटा जब ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट होता है। अगर ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा तो वो चीज बर्न नहीं करेगी। हमारे सराउंडिंग में बेटा अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर यहां पे चीजें जलेंगी नहीं, तब कंबशन नहीं होगा। आपने 8th क्लास में बेटा सीखा होगा कंबशन की 3 प्रॉपर्टी होती थी। उन 3 प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी ये होती थी कि वहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो इसलिए जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं बेटा तो फिर वहां पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जब भी मेटल को हम बर्न करते हैं एयर में तो क्या होता है। तो जब भी आप मेटल को बेटा बर्न करोगे एयर में यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो मेटल बन जाएगा मेटल ऑक्साइड। वो मेटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन सभी बातों को पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है यू हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8 दैट मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। डू ऑल मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर? तो लेट अस चेक आउट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो आपको कह रहे हैं कि आपने पीछे एक्टिविटी देखी है 3.8 और आप देखोगे बेटा यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब आपने मैग्नीशियम को बर्न करता है एयर में तो उसमें से व्हाइट फ्लेम जो है ना प्रोड्यूस होती है। ठीक है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है। क्या सभी मेटल का इसी तरीके से रिएक्ट होता है? तो कह रहे हैं कि इसको लिए हम एक्टिविटी 3.9 देखते हैं। तो अब ये एक्टिविटी 3.9 अभी बेटा हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम नीचे वाले पॉइंट पढ़ लेते हैं। उससे इस एक्टिविटी से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, एज सच। तो हम नीचे पहले सारी बातों को पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, कह रहे ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। कह रहे मोस्टली जितने भी मेटल होते हैं ना सब, मोस्टली मतलब यहाँ पे सारे नहीं बोल रहा बेटा, मोस्टली बोल रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी मेटल होते हैं ना बेटा जब भी वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर देते हैं। तो इसकी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इक्वेशन कैसे बनेगी? तो इक्वेशन बनेगी मेटल प्लस ऑक्सीजन दैट इज मेटल ऑक्साइड। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो कह रहे हैं व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। कॉपर 2 ऑक्साइड का मतलब क्या बेटा? ये 2 का मतलब क्या होता है बेटा? देखो कॉपर की ना अलग अलग फॉर्म होती है बेटा, कि कॉपर की अलग अलग वैलेंसी होती है। तो ये जो 2 होता है ना इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी जो है ना वो 2 है। तो क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2 है तो इसलिए आप कॉपर के साइड में ब्रैकेट में क्या लिखते हो? 2, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ये एक ब्लैक ऑक्साइड होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है कॉपर ऑक्साइड। और ये किस कलर का होता है? ये ब्लैक कलर का होता है, इसलिए यहां पे इसको ब्लैक ऑक्साइड भी बोला जा रहा है। अब ये आपको याद रखना है विद इक्वेशन, पेपर में विद इक्वेशन आता है, मैंने पहले भी आपको बेटा बहुत बारी बताया हुआ है। ठीक है, इक्वेशंस आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि जब कॉपर क्या बेटा? एक मेटल है। तो मेटल को जब हम बर्न करेंगे एयर में, हीट देंगे उसको, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके वो बना देगा कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक ऑक्साइड होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम भी बेटा एक मेटल है और एल्यूमिनियम को भी अगर मैं बर्न करता हूँ
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला बेटा हमारे पास होता है Al, यानी कि एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। बट ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस जब आप करोगे तो यहाँ पे आएगा 4Al 3O2 और यहाँ पे आएगा 2Al2O3। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाएगा। और जो भी यहाँ पे ये चीज निकल के आ रही है बेटा, ये क्या निकल के आ रही है? मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड निकल के आ रही है। और ये किस नेचर की होती है बेटा? बेसिक नेचर की होती है, बेसिक नेचर की। तो आपको यहां पे इसलिए कंक्लूड कर दिया कि जब भी आप मेटल को बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहां पे रिएक्शन में क्या निकलेगा? हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगा। और मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। बट अब यहां पे एक ट्विस्ट है। अब वो ट्विस्ट क्या है वो अब हमें इसी नेक्स्ट पॉइंट में समझना है। देखो क्या लिखा है, कह रहे रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। कह रहे आप रिकॉल करो चैप्टर 2 में आपने कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया था। कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO को जब आपने HCl के साथ रिएक्ट कराया था तो यहां पे क्या होता? CuCl2 हो गया था बेटा, और आपका वाटर अलग हो गया था। याद करो हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी। एक्टिविटी क्या थी? दोबारा से बता रहा हूं। कॉपर ऑक्साइड को जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया था तो यहां पे कॉपर ऑक्साइड बेटा अलग हो गया था, सॉरी कॉपर क्लोराइड अलग हो गया था और वाटर अलग हो गया था। तो उसके अंदर वो कह रहे हैं यहां पे जो कॉपर आपका सॉरी यहां पे जो मेटल ऑक्साइड बनता है ये किस नेचर का बनता है बेटा? बेसिक इन नेचर होता है। कैसे पता चल रहा है बेसिक इन नेचर होता है? ध्यान से देखो, देखो यहां पे हमारे जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन में हमारे पास जो HCl है वो तो एसिड है, जो कॉपर क्लोराइड है ये आपका सॉल्ट है, और ये तो आपका वाटर है। तो एसिड को किसके साथ रिएक्ट कराएं कि तो सॉल्ट और वाटर बनता है? ऑब्वियसली बेस के साथ। तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड क्या है बेटा? बेस नेचर का है। तो ये तो वो बोल रहा है, कह रहे वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक नेचर। हम पढ़ के आ चुके हैं, हम सीख के आ चुके हैं कि मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है बेटा? बेस नेचर का होता है। बट अब यहां पे ट्विस्ट क्या है? अब ट्विस्ट देखते हैं बेटा। कह रहे बट सम मेटल्स, सम मेटल ऑक्साइड्स जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। अब इस लाइन को बेटा आपको अंडरलाइन कर लेना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा। यहां पे क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं वैसे तो जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं ना वो सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड हैं जो कि एसिड नेचर के भी होते हैं और बेस नेचर के भी होते हैं। मतलब कि वैसे तो मेटल ऑक्साइड सिर्फ बेसिक नेचर का है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो कि एसिड और बेस दोनों नेचर के हैं। तो उनके एग्जाम्पल क्या है? उनके एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये दो ऐसे बेटा आपके मेटल ऑक्साइड हैं जो कि एसिड और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ऑक्साइड को बोलते हैं एम्फोथेरिक ऑक्साइड। एम्फोथेरिक ऑक्साइड। पढ़ते हैं बेटा, इसको रीड करते हैं, इस लाइन को रीड करते हैं। देखो क्या लिखा है, कह रहा है सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोथेरिक ऑक्साइड। कह रहा है ये वो मेटल ऑक्साइड होते हैं बेटा जो चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करा लो चाहे बेस के साथ रिएक्ट करा लो, ये तब भी सॉल्ट और वाटर ही प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या कंक्लूजन हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे एम्फोथेरिक ऑक्साइड, ऐसे एम्फोथेरिक ऑक्साइड जिसको अगर आप बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तब भी ये सॉल्ट और वाटर ही प्रोड्यूस करेंगे, तब भी ये सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेंगे। और ऐसे एम्फोथेरिक ऑक्साइड जिसको आप एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तब भी ये सॉल्ट और वाटर ही प्रोड्यूस करेंगे। इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है? इससे कंक्लूजन निकल रहा है कि ये वाला जो ऊपर वाला एम्फोथेरिक ऑक्साइड है ये एसिड नेचर का है। क्यों? क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्ट करा रहा है। और नीचे वाला अगर हम एम्फोथेरिक ऑक्साइड की बात करें तो ये बेस नेचर का है क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास बेटा क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो इस टाइप के जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं बेटा ये किस नेचर के होते हैं? ये आपके पास एम्फोथेरिक ऑक्साइड नेचर के होते हैं जिनके पास एसिड और बेस दोनों टाइप की प्रॉपर्टी होती है। और एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं इसमें? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अब ये दोनों एग्जाम्पल बेटा आपको याद रख लेने हैं, ये दोनों आपके क्या होते हैं बेटा? एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। इसकी एक यहां पे एक्टिविटी से समझते हैं या फिर इनके इक्वेशन से समझते हैं। देखो अगर आप दोनों में देखो तो इस ऊपर वाली इक्वेशन में भी मेरे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जो कि आपका मेटल ऑक्साइड होता है, और इस नीचे वाले में देखो ये भी आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और ये भी आपका मेटल ऑक्साइड ही होता है। बट अगर आप ऊपर वाले में देखोगे बेटा तो ऊपर वाले में मेरे पास HCl है यानी कि एसिड है,
और नीचे वाले में देखोगे तो मेरे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बेस है मेरे पास। तो अब आप खुद देख लो, ऊपर एसिड है तब भी मेरे पास सॉल्ट आ रहा है, और नीचे बेस है तब भी मेरे पास सॉल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब जब ऊपर वाले के हिसाब से बात करूं मैं, तो ऊपर जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करा रहा है तो ये बेस नेचर का बन के रिएक्ट कर रहा होगा, बेस नेचर का। जबकि नीचे वाले केस में मेरे पास बेस है तो ये एसिड बन के काम कर रहा होगा। तो आप देख सकते हो दोनों है एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही, लेकिन एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बेस बन के काम कर रहा है और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका एसिड बन के काम कर रहा है। तो यही हमारे पास कौन से होते हैं बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं।